आप सबको नमस्कार। एनडीटीवी ने जो आज कार्यक्रम रखा है, मैं मानता हूँ सही समय पर और बहुत ही उपयोगी टॉपिक जो आज रखा है। मैंने तो सुना नहीं है मुझसे पहले कौन कौन महानुभाव आए थे और क्या कहा है, लेकिन इतना तो मालूम है जिन्होंने भी आपके इस आमंत्रित कार्यक्रम में आए बहुत अच्छा अपना विचार रखा होगा। मैं तो ज्ञान वरदान तो नहीं दूंगा, लेकिन छोटे से कुछ विचार है, पॉइंट्स है, वो आपको बताना चाहता हूँ। वैसे इस साल बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान हमारे पास इस रूप में आए 1949 26 नवंबर को। 50 साल इस बार पूरे हो जाएंगे, बस 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद जब हम संविधान दिवस मनाएंगे, मुझे लगता है कि 75 साल बाद संविधान के बारे में हम खुद भी आकलन करना और संविधान से हमारे देश को किस रूप में बनाया है और एक नागरिक होने के नाते हम संविधान को किस तरह से देखते हैं और आगे हमारा क्या विचार है। संविधान किताब जरूर है, मगर संविधान हमारे जीवन का एक तरीके से एक नागरिक होने के नाते जीने का एक शैली भी होना चाहिए। संविधान के बारे में बहुत लोग अपना विचार रखते हैं और बहुत खूबसूरत विचार हमारे सामने में समय समय में रखते रहते हैं, और एक लोकतंत्र होने के नाते वो भी हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय कार्य प्रणाली हमारे जो हाथ में है, उसमें आप लोग जानते ही हैं संविधान को समय समय में अलग अलग तरीके से रूपरेखा किया है। संविधान संशोधन समय समय में होते आए हैं, लेकिन कुछ जजमेंट ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आए हैं जिसमें कुछ पाबंदियां भी रखा है। अब मैं इस विषय में तो नहीं जाऊंगा कि संविधान का बदलाव कैसे होता है और कैसे किया जाता है और कितना तक किया जाना चाहिए, वो एक विषय बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा। लेकिन इतना तो सबको मालूम है कि संविधान एक स्टैटिक तो नहीं है। संविधान एक जर्नी है और उस जर्नी में कई बदलाव होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। कोई भी चीज़ लोकतंत्र में अस्थायी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मूल चीज़ हैं वो अस्थायी होते हैं। वो मूल चीज़ें हैं, उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए। हमने भी इतने सालों से हम पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। मैं हमारा देश का कानून मंत्री के रूप में भी काम किया है और कई विभागों को मैंने देखा है। पूरा ज्ञान हमारे पास नहीं है कि संविधान बनाते समय क्या हुआ था, और कुछ छोटी छोटी घटनाएं भी हैं, कुछ बड़ी घटनाएं भी हैं। कई चीज़ें हैं जिसका हम नज़रअंदाज कर देते हैं या किसी तरीके से हमारे सामने में उभर के नहीं आए हैं, ऐसे भी होते हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अपना विचार रखने से ज़्यादा लाभ होगा। मैं 1-2 पॉइंट आपके सामने में रखूंगा जो हम एक किताब के रूप में संविधान दिवस के शुभ अवसर पर निकालने वाले हैं। हमारे पास जो मोटा सा किताब है संविधान, ओरिजिनल जो हैंड रिटन है, इतना खूबसूरत संविधान है, और जो हैंड राइटिंग है उसका बराबर हैंड राइटिंग आज मैंने देखा नहीं आज तक। इतना खूबसूरत जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूप है वो देखने में बहुत मज़ा आता है। तो जब संविधान तैयार कर रहे थे उस समय संविधान के निर्माताओं के मन में क्या था होगा।
अब तो हमारे पास संविधान है तो हम पढ़ते हैं ये संविधान है। जब संविधान नहीं बनी थी तो मन में क्या होगा कि कैसे संविधान बनना चाहिए, कुछ तो होगा, तभी तो आज इस रूप में हम संविधान को देख रहे हैं। इसका लेगेसी क्या है, इसका जो आगे का जर्नी क्या है। जो किताब हम परसों निकालने वाले हैं, आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों जो किताब रिलीज करने वाले हैं, 2 किताब हम रिलीज करेंगे। वैसे ट्रांसलेशन संस्कृत वगैरह वो भी है कार्यक्रम, लेकिन मुख्य रूप से हम 2 किताब निकालने वाले हैं। एक ग्लिम्स होगा संविधान का, एक झलक होगा जिसमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है संविधान का। संविधान के हर पन्ने में, हर चैप्टर में अलग अलग चित्र है। हमारे सिविलाइजेशनल हेरिटेज कहाँ कहाँ से किस तस्वीर को किस चैप्टर में डाला है। अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई गीता से कोई तस्वीर डाला है तो किस लिए डाला है। हर पन्ने में, हर चैप्टर में कारण है, और कभी कभी लोग मिस इंटरप्रेट कर देते हैं किसी कारण से। लेकिन जो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान निर्माण किया, बहुत बारीकी से हर पहलू को देख करके संविधान का रचना किया है। और मैं ये भी देखता हूँ, क्योंकि हम लोग चुनावी राजनीति में रहते हैं, इसलिए लोगों से तो मिलता ही हूँ, और मैं लगभग 30 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, 7 चुनाव लड़ चुका हूँ। तो आम लोगों को संविधान का मूल भावना या संविधान के पीछे का कई बातें जानकारी नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं कि 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान किताब तो है, लेकिन उसको एक रूप देने के लिए जो 2 किताब निकाल रहे हैं, उसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहिए। हर एक कोने में हमारा नागरिक बैठे हैं, उसको मालूम होना चाहिए कि संविधान का मूल भाव क्या है। अब जब 9 दिसंबर 1947 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिले थे, इसी दिल्ली में जब 9 दिसंबर 1946 को मिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो हमारा देश का एक कहा जाए तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया का जर्नी का शुरुआत है। 389 मेंबर्स थे। 389 मेंबर्स ओरिजिनली नियुक्त किया गया था, जिसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था। 292 मेंबर्स वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से नियुक्त किया गया था। 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से नियुक्त किया गया था, और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से 4 मेंबर्स थे। जब विभाजन हो गया देश का 1947 अगस्त के बाद, ये मेंबरशिप जो है 389 से 299 हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीग इस कमिटी से विड्रॉ करके वो अलग राष्ट्र बन गए। तो हमारे पास टोटल 299 मेंबर्स रह गए थे। तो उसके बाद जब ये आगे चले, उनका आपको मालूम है डायरेक्टली इलेक्शन तो नहीं हुए थे उस समय, सब लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के माध्यम से चुन के आए थे। और इसका जो विचार है, इसका जो पहला कदम है, वो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में हुए थे, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने थे। बाद में जब ड्राफ्टिंग कमेटी जब गठन हुआ, तो आप सबको मालूम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका अध्यक्ष रहे, और 26 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुई। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने रिपोर्ट 4 नवंबर 1946 को सौंपा, 1948 को, और 26 नवंबर 1949 को
इसका एडॉप्शन हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई। 8 मेजर कमेटियां बने हुए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जर्नी, और कई कमेटियां हैं, उसका जिक्र करके फायदा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बहस हुई उसमें मैंने कुछ डिबेट्स डिस्कशन सुना है, वो सुनने लायक है। कई मेंबर्स ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, और जो 15 महिलाएं मेंबर्स थी उनका जो सुझाव है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो सुनने लायक है। बहुत बड़ा योगदान हमारे वुमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने बात रखी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आपको मालूम है 9 दिसंबर 1946 को पहला चेयर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, क्योंकि वो टेम्पररी थे, उस पर कोई शुरुआत करना था। बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 साल 11 महीने और 18 दिन काम किए, 11 सेशन 165 दिन। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम है वो मैंने देखा कई तीखी बहस भी हुई है, फियर्स डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, और हर एक मेंबर का जब हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 17 दिसंबर 1947 को जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इंटरवीन किया, उसका भी सुनने लायक है। बहुत हाई स्टैंडर्ड का डिबेट्स एंड डिस्कशन उस समय हुई। संविधान आजकल तो बहुत एक फैशन भी हो गया, कुछ लोग तो संविधान किताब पकड़ के लहराते रहते हैं, लेकिन संविधान को मैं मानता हूं, और मैं निजी तौर पर तो मानता हूं, मगर कोई इसमें असहमत नहीं होगा, सब सहमत होगा। कई बदलाव किए हैं संविधान को, कई बार अमेंडमेंट किए हैं, संविधान संशोधन किए हैं, लेकिन इस देश में जब इमरजेंसी लगी हुई थी 1976 में, जब प्रिएम्बल को अमेंड किया, मैं मानता हूं संविधान का सबसे बड़ा बदलाव वो है। क्योंकि आप केशवानंद भारती केस का भी आप जिक्र कर सकते हैं। कहा कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। ये एक मूल बात उस संविधान पीठ ने कहा था। तो व्हेन द स्पिरिट, द फीचर्स and the basic structures of the constitution cannot be changed, then we will have to go back to 1976 when the preamble itself was amended. संविधान के प्रावधानों को बदलना और नए चीज डालना ये चलते आ रहे हैं, लेकिन जब प्रिएम्बल को ही आप बदलते हैं, मैं मानता हूं कि अगर संविधान को सबसे बड़ा छेड़छाड़ किया है, या आप बहुत शुद्ध भाषा में कहेंगे तो संविधान को सबसे बड़ा हमला अगर हुआ है, तो 1976 में हमारे प्रिएम्बल को बदलने का काम हुए हैं, उसको हम मान सकते हैं। उसके बाद में कई चीजें हैं संविधान के बारे में हम कहेंगे, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि जब देश निर्माण होता है तो संविधान का जो भाव को कितना हम सम्मिलित करके निर्माण कर रहे हैं। संविधान अब 75 साल तो हो गए हैं, और 75 साल हिस्टोरिकल टाइमलाइन में तो इतना लंबा नहीं है, लेकिन हमारा जीवन काल में हम अगर इसको तोल के देखेंगे तो ये एक बहुत लंबा यात्रा है। 75 years journey of the Indian Constitution. I can term it as a glorious journey of Indian Constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई प्रावधानों हैं जिसको हम बैलेंस रूप से देखना चाहिए, लेकिन हमारा देश में
एक चीज मैंने देखा है, संविधान में जो आपका अधिकार है, सिटीजन्स का जो फंडामेंटल राइट्स या उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी बोलिए, उस पर बहुत बड़ा जोर देता है। इवन सुप्रीम कोर्ट, हमारा चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब अभी जो बोले हैं, जस्टिस यूयू ललित, काफ़ी हम लोग साथ में तालमेल में काम किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से भी और आम कोर्ट में भी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, फंडामेंटल राइट्स पे बहुत जोर देते हैं, लेकिन अक्सर हम ये कम देखने को मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर में। एक नागरिक का कर्तव्य क्या है? संविधान में तो कर्तव्य को भी इतना तवज्जो दिया है जितना आपका अधिकार है। देश महान तभी होगा जब अधिकार के साथ साथ आपका कर्तव्य को भी उतना ही आप बल देंगे। ये एक साइड नहीं चल सकते हैं। किसी राष्ट्र का निर्माण होते समय हमने देखा है, इवन अमेरिका, जिसको एक तरीके से ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, बट मदर डेमोक्रेसी तो इंडिया है, तब भी उनका राष्ट्रपति 1960 में जॉन एफ कैनेडी अपना उद्घाटन भाषण में ही कहता है कि ये मत पूछो कि देश ने हमको क्या दिया है, ये पूछो कि देश के लिए क्या किया है। तब जाके देश महान होता है। देश महान अपने आप से देश खड़ा नहीं होता है, उस देश में रहने वाले जो नागरिक है वही किसी देश को महान बनाते हैं। हम ये मानते हैं कि जो विकसित भारत का नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, उसमें अगर नागरिकों का अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य को भी बल देंगे तो विकसित भारत बनने से कोई रोक नहीं सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हर बार नागरिकों को प्रोत्साहन किया है कि आप अपना दायित्व को निभाइए और आपका अधिकार प्रोटेक्ट करना ये सरकार का दायित्व है। गवर्नमेंट बच नहीं सकते हैं। वी आर कमिटेड टू एंश्योर द फुल प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। नागरिकों के कर्तव्य को पहल अगर वॉलंटरी हो तो सबसे अच्छी बात वही है। तो इसको बैलेंस रूप से हम लोग देखना चाहिए। दूसरा, आप अक्सर बहस करते हुए सुनते रहते हैं, मैं भी सुनते रहता हूं, इसलिए मेरा दिमाग में जो आया मैं आपको बोल रहा हूं। मैं सोच के नहीं आया हूं, मैं सोचा किस रूप में आप चर्चा करेंगे, मैं सोचा शायद बैठ करके क्वेश्चन आंसर होगा, तो मैंने सोच के नहीं आया, रैंडमली मैं आपको बता रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात बहुत जोर देकर कहा था कि फॉर ए कंट्री टू मूव अहेड सक्सेसफुली वन मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। लेकिन एग्जैक्टली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्ट्रॉन्ग सेंटर जो कहा है, एग्जैक्टली उस रास्ते पे आखिर हमारा संविधान उस रूप में नहीं आए। संविधान फेडरल भी है, क्वासी यूनिटरी भी है। कई सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट तय करते हैं, कई सब्जेक्ट है सेंटर तय करते हैं। विवाद होने पर सेंटर पार्लियामेंट प्रिवेल करते हैं। तो जब अंबेडकर साहब ने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ए कंट्री मस्ट रिमेन यूनाइटेड। क्योंकि हम एक हद से आगे हर राज्य का अधिकार दे देंगे तो वो कहां तक ले जाएगा, वो सीमा को भी तो तय करना पड़ेगा। एक राष्ट्र को एकत्रित होकर के एक राष्ट्र की तरह ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर का प्रोविजंस जितना भी है उसका भी उल्लंघन ना हो। Those subjects which are listed in the state list must be given full respect, and which are in the domain of the central government must also be given equally same respect. तो अब अक्सर ये होता है कि जो पार्टी जिस राज्य को चलाते हैं वो उस हिसाब से बोलते हैं, वो ऐसा सोच के बोलते हैं या ऐसा ही चाहते हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अपना सुविधा अनुसार। अब कोई राज्य इतना तक भी कह देते कि सेंट्रल एजेंसीज
हमारा स्टेट में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए आने का, तो सेंट्रल एजेंसी बैठ के कहाँ करेंगे? द स्टेट इज मेड अप ऑफ स्टेट्स, द होल नेशन इज कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज। तो सेंटर का अगर स्टेट पे किसी तरह से कोई अधिकार नहीं रहेगा एजेंसियों को लेकर के, या जो कोई सेंट्रल बॉडीज होते हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगा। तो इसी प्रकार से मैं मानता हूं कि हम अपना सुविधा अनुसार बोलते हैं, मगर जब काम करते समय वो ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारा एक कन्वीनियंट पॉलिटिकल पोजीशन देश का एकता उस पर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, हमारा सॉवरेनिटी पे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। अगर कोई असेंबली अपना आप रेजुलेशन मूव कर देंगे कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे आप मानेंगे? इट विल बी टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव, इट विल बी नल एंड वॉइड एब इनिशियो। तो इसलिए मैं मानता हूं कि समय समय में पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग स्टैंड देते आए हैं और स्टैंड बदलते हुए भी हमने देखा है। हमारे सरकार की ओर से मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि संविधान का रक्षा के लिए, संविधान का भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे सरकार, खास करके जिस सरकार में मैं मंत्री हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कोई काम आज तक नहीं किया जिससे संविधान के अंदर जो प्रावधान है और संविधान के भावनाओं को चोट पहुंचे है। हमारे ओर से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने शुरू से अपने काम से भी और व्यवहार से भी देश के सामने में सब कुछ बहुत साफ साफ रखा है। संसद में घुसने से पहले सर को छूते हुए, नीचे रास्ते पे जो स्टेयर्स को छूते हुए, संविधान को अपने माथे पे लगाते हुए उन्होंने अपना कार्यकाल करने का आगे काम शुरू किया। 2015 में संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम तो शुरू हुई, लेकिन आप सबको तो मालूम है, शायद इसमें जितने बैठे हुए हैं, 2010 में मोदी जी ने गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तो संविधान यात्रा निकाला। मुझे उतना पता नहीं था कि उसमें प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बताया नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन बाद में पता चला कि गुजरात के अंदर में गाड़ी में संविधान किताब रख करके खुद मुख्यमंत्री पैदल आगे चले। वो संविधान जागरण यात्रा था कि नागरिकों को संविधान के बारे में जानकारी देना चाहिए। इस उद्देश्य से संविधान यात्रा गुजरात में पहली बार निकाले हैं। कोई मुख्यमंत्री और कोई संवैधानिक पद पर बैठे किसी राजनेता या इंसान या अधिकारी ने इस तरह का काम शुरू नहीं किया जो मोदी जी ने सबसे पहले संविधान यात्रा निकाल करके किया है।